हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इसमें वैष्णव और शैव धर्म भी आएंगे। इनसे रिलेटेड 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ लेकर आए हैं। पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम लेकर आए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट में आगे के 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? तो बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे माना गया है? ऑप्शन में दिए हैं अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, मैत्रेय और वज्रपाणि। सही आंसर है ऑप्शन सी, मैत्रेय को ही बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माना गया है। अगर हम इनके प्रतीक की बात करें, क्योंकि एग्जाम में प्रतीक भी पूछे जाते हैं, तो मैत्रेय का प्रतीक क्या है? तो वो है नागेश्वर पुष्प। नागेश्वर पुष्प। अवलोकितेश्वर इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है कमल। जो ये अवलोकितेश्वर है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वो है पद्मपाणि। कई बार अगर दूसरा नाम आ जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। पद्मपाणि के नाम से भी अवलोकितेश्वर को जाना गया है। मंजुश्री इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में किताब रहती थी, तो ये इनके चिन्ह माने गए हैं। और वज्रपाणि का प्रतीक चिन्ह है वज्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियां हल लिए हुए बनी है? तो हल के साथ किस देवता की मूर्ति दिखाई गई है? ऑप्शन में है बलराम, प्रद्युम्न, वासुदेव और अनिरुद्ध। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए सही है, बलराम, जो कि वासुदेव कृष्ण के भाई माने गए हैं। इन्हें ही हल के साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर दो कथन दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन से सही है। फर्स्ट कथन में दिया है सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व है, जिनमें पहला तत्व प्रकृति है और दूसरा तत्व पुरुष है। दूसरा कथन है बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। तो ये जो पहला कथन है कि सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ कथन में दिया है कि पहला तत्व बताया है प्रकृति, जो कि गलत है। पहला तत्व प्रकृति के बारे में वर्णन नहीं मिलता। इसमें जो प्रकृति को बताया गया है वो बताया गया है प्रधान तत्व, न कि प्रथम तत्व। दूसरा तत्व पुरुष तो है, लेकिन प्रकृति के लिए प्रधान तत्व यूज हुआ है, न कि पहला तत्व। तो ये कथन तो आपको हो जाता है यहाँ पर गलत। दूसरा कथन सही है कि बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? कथन ए गलत है और कथन सेकंड सही है। अर्थात ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारत के जाने माने शैव थे? तो शैव के बारे में बात हो रही है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो दक्षिण भारत में शैव मत अनुयायी है, उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है नैनार। और जो वैष्णव मत अनुयायी हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अलवार। तो देखिए, नैनार, आप ये भी याद रख सकते हैं कि शैव की जो आंखें थी, तीसरी आंखें थी, आंखों से याद रख सकते हैं क्योंकि आंखों को बोला गया है नयन, और नयन से नैनार अर्थात शैव मत के अनुयायी। और दूसरा आपका अलवर हो जाएगा, जो कि वैष्णव मत के अनुयायी थे। नैनार संतों की संख्या कितनी? 63। और अलवार संतों की संख्या कितनी? ये थे 12। अब देखते हैं, तो नैनार पूछे हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? एयरडीगल, कारवर्को, तिरुमूलर, तिरुमंगे और तिरुमलीसी। तो आपका ए और बी यहाँ पर सही है, अर्थात ऑप्शन बी। ये दोनों तो है आपके नैनार, और ये भी नैनार। और जबकि तिरुमंगे और तिरुमलीसी ये दोनों है वैष्णव मत के अनुयायी, अर्थात ये आएंगे अलवार संत। ये भी अलवार और ये भी अलवार संत।
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातिमोक्ष का तात्पर्य है। देखिए प्रातिमोक्ष के बारे में यहाँ पूछा है कि इससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में आपके दिए हैं मोक्ष का अस्वीकरण, चारवाकों का ये एक भौतिकवादी सिद्धांत है, बौद्ध परंपरा की संज्ञा नियम, या फिर जैनियों का एक धार्मिक अधिकारी। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध परंपरा के संज्ञा नियम। देखिए ये जो पार्थिमोक्ष है, इसे क्या होता है, इसे किसी विशेष दिन जब पढ़ा जाता है तो ये कहलाता है उपोस्त। जब इसे किसी विशेष दिन पढ़ा जाता है तो उसे कहते हैं उपोस्त। और अगर हम इसकी बात करें प्रातिमोक्ष, इसमें है क्या, देखिए इसमें नियम बताए गए हैं जो बौद्ध परंपरा के, देखिए यहाँ पे दिया है बौद्ध परंपरा के संज्ञा नियम इसमें दिए हुए होते हैं। और इसमें जब इसकी बैठक होती है, इसे पढ़ा जाता है, तो उसमें कम से कम 4 लोग अवश्य होने चाहिए। अगर 4 से कम है तो इसकी बैठक नहीं होती, इसकी सभा नहीं होती और इसे नहीं पढ़ा जाता। कम से कम 4 व्यक्तियों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है, ये देखिए भाई ध्यानी बुद्ध दिए हैं और उनके बोधिसत्व, इसका यहाँ पर मैचिंग करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें अमिताभ, इनका संबंध किससे है, इनके बोधिसत्व है पद्मपानी। अक्षोभ्य का ये है वज्रपानी, वैरोचन के समंतभद्र, और अमोघ सिद्धि के है विश्वपानी। मैचिंग आप कर लेना, क्या होगा इसका आंसर, ए का सेकंड, B1, C4 और D थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए जो जैन सभा हुई है, तो वो जो वल्लभी में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन में दिए हैं नागार्जुन, कुंद, स्कंदिल और बाहुबली। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। इन्होंने ही वल्लभी में जो आयोजित हुई थी जैन सभा, उसकी अध्यक्षता की थी। देखिए आप बौद्ध जो संगीति हुई है उनके बारे में तो मोस्टली जानते ही हैं सभी की 4 संगीति हुई थी, लेकिन जैन संगीति ये कब कब हुई, इनके बारे में कम ही जानने को मिलता है। मुख्य तौर पर तो 2 ही जैन संगीति हुई है, लेकिन इसके अलावा जो और भी संगीति हुई है, प्रथम जैन संगीति की अगर हम बात करें तो वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी 4th BC में, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र। तो ये तो थी पहली बौद्ध संगीति, बौद्ध जैन सभा हुई थी, सॉरी मैं बौद्ध बोल दी यहाँ पर। तो जैन पहली जैन सभा जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और दूसरी अगर हम जैन सभा की बात करें तो वो हुई थी लगभग 6वीं शताब्दी में, तो 513 या 526 भी कहीं कहीं मिलता है। तो इस समय हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, वल्लभी में, वल्लभी में, वल्लभी में हुई थी। और तब जब ये वल्लभी में हुई थी तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी देवर्धिगण ने। किसने की थी, देवर्धिगण। अब आप पूछोगे कि आपने तो आंसर नागार्जुन दिया है, तो ये तो थी 2 प्रमुख जैन सभा। इसके अलावा भी सभा हुई थी, वो कहाँ कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी आपकी, एक मथुरा में हुई थी और एक हुई थी वल्लभी में। तो मथुरा में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी स्कंदिल ने, और जो वल्लभी में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी नागार्जुन ने। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वल्लभी में नागार्जुन और मथुरा में स्कंदिल थे। इसके अलावा अगर हम कुंद की बात करें तो कुंद ये किससे संबंधित है, इनका संबंध है दिगंबर संप्रदाय से, ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। और ये जो बाहुबली है ये कौन थे, देखिए जो जैन तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, ये उन्हीं के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात
उनके शरीर धातु के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो शरीर धातु वितरण क्या था? देखिए, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जब मृत्यु हुई तो उस घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। और इसके बाद इनके अवशेषों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, तो उस विवाद का निपटारा किसने किया था? ऑप्शन में दिए हैं अजातशत्रु, द्रोण, महाकश्यप और उपाली। तो सही आंसर क्या है इसमें? इसका सही आंसर है द्रोण। ये एक विद्वान थे, इन्होंने ही इस विवाद को समाप्त किया था। अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो अजातशत्रु कौन थे? ये मगध के शासक रहे हैं। महाकश्यप कौन थे? ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और उपाली का संबंध है जो विनय पिटक ग्रंथ लिखा गया है, बौद्ध धर्म का विनय पिटक ग्रंथ है, तो उसकी रचना उपाली ने ही की थी। चलिए भाई, सेकंड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मैचिंग। यक्षिणी या शासन देवता, और इधर दिए गए हैं तीर्थंकरों से संबंधित। किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो सबसे पहले दिया है इसमें सिद्धाइका। इनका संबंध किससे है? सिद्धाइका का संबंध है महावीर से। सेकंड है चक्रेश्वरी, इनका संबंध है आदिनाथ से। अंबिका का संबंध किससे था? नेमिनाथ से। और पद्मावती का संबंध था पार्श्वनाथ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथ कुवल्यमाला का लेखक कौन था? तो ये कुवल्यमाला क्या है? ये एक जैन ग्रंथ है और इसके लेखक पूछे हैं। ऑप्शन में है उद्योतन सूरी, हरिभद्र, महेश्वरसूरी और गुणचंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्योतन सूरी। इन्होंने ही कुवल्यमाला ये ग्रंथ लिखा है। और ये जो ग्रंथ है ये एक प्राकृत ग्रंथ है, प्राकृत ग्रंथ। और इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन मिलता है। जो देसी भाषा है तो कितनी? 18 देसी भाषाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो महावीर जैन ने जो ये महावीर है जैन तीर्थंकर, इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? प्राकृत, संस्कृत, पाली और मागधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत भाषा को इन्होंने अपनाया था। 12 क्वेश्चन है, नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो जो ये नेति प्रकरण ग्रंथ है ये किसके उपदेशों से संबंधित है? ऑप्शन में है महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, लकुलिश और आदि शंकराचार्य। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध। और देखिए ये जो धर्म ग्रंथ है नेति प्रकरण, इसका मुख्य विषय क्या है? इसमें बुद्ध की जो शिक्षाएं और उपदेश है उनका व्यवस्थीकरण दिया है। बुद्ध की, ये जो महात्मा बुद्ध है इनकी शिक्षाओं का वर्णन इसमें है, इनकी शिक्षा और इनके उपदेशों का वर्णन इसमें दिया गया है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर, और इन्हें क्षत्रिय किस ग्रंथ में बताया गया है? ऑप्शन में है आदि पुराण, कल्पसूत्र, तत्वर्थ सूत्र और भद्रबाहु संहिता। सही आंसर है ऑप्शन बी कल्पसूत्र। और ये कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ये की थी भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। और इसके अलावा एक घटना बोली जाती है आपकी महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण अर्थात जब बुद्ध की मृत्यु हुई, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो वो कहा गया है महापरिनिर्वाण। एक और घटना है जिसे आप जानते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से।
तो जब बुध ने ग्रह त्याग किया था तो उस घटना को जाना गया है महाविनिष्क्रमण। 15 क्वेश्चन है, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ किसे कहा गया है? ऑप्शन में है बुद्ध, लकुलिस, महावीर और शंकराचार्य। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, महावीर। देखिए जो महावीर है जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन तीर्थंकर। अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो किस नदी के किनारे हुई थी? तो वो हुई थी रिजु पालिका नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे? तो वृक्ष कौन सा था इनका? साल का वृक्ष। आपको रिलेटेड करके चलना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो इन्हें किस नदी के किनारे? तो वो थी निरंजना नदी। और वृक्ष कौन सा था इनका? वो था पीपल। तो पीपल वृक्ष का संबंध बुद्ध से, साल वृक्ष का संबंध महावीर से, निरंजना नदी बुद्ध से और ऋजुपालिका नदी महावीर से। 16 क्वेश्चन है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। तो जो ये दिगंबर संप्रदाय है इसका संबंध किससे है? मगध क्षेत्र से, पूर्वी भारत से, उत्तरी भारत से या फिर दक्षिणी भारत से? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी भारत से। दिगंबर संप्रदाय का संबंध दक्षिणी भारत से। और दक्षिण भारत में जैन धर्म को लेकर किसने इसका प्रचार किया? तो वो थे भद्रबाहु। भद्रबाहु। देखिए उस समय मगध में अकाल पड़ा था तो उत्तर भारत में तो रह गए थे स्थूलभद्र, और दक्षिण ये जो भद्रबाहु है ये चले गए थे दक्षिण भारत में। तो स्थूलभद्र ने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जैन धर्म में कुछ चेंजेस किए हैं और इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे। इसीलिए इनकी जो शाखा है उसे बोला गया है श्वेतांबर, स्थूलभद्र की शाखा को। और जो भद्रबाहु है ये पुराने नियमों पर ही अड़िग रहे, उन्हें ही माना और ये नग्न रहते थे। इनकी जो शाखा है उसे जाना गया है दिगंबर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञपीठ शिल्प का संबंध है। तो यज्ञपीठ क्या है? ये एक स्तूप है और इसका संबंध किससे है? ऑप्शन में है, स्तूप के नाम से ही आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी बौद्ध से। और कहाँ का स्तूप है ये है अमरावती का। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो वहीं का एक प्रसिद्ध स्तूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? राजगृह जो कि मगध की राजधानी रही है, इसे राजगीर भी बोला जाता है। तो इसका वास्तुकार कौन था? ऑप्शन में है जीवक, महागोविंद, उदाइन और सीलवंत। सही आंसर है आपका महागोविंद। एक सेकंड। तो ये जो महागोविंद है ये रहे हैं राजगृह के वास्तुकार। और कब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी, हर्यक वंश के शासक है बिंबिसार, इसी के समय राजगीर या फिर राजगृह की स्थापना, इसकी संरचना की गई थी। अगर हम बात करें उदाइन, इन्होंने किसे बसाया था? तो वो थे पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यहाँ पर दो कथन दिए हैं और पूछा इनमें से सही कौन से हैं। जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को ही वर्जित किया है, इन दोनों को ही सही नहीं माना। बिल्कुल सही है ये कथन। और तो इसका कारण बताया है, दोनों में जीवों की हिंसा होती है, तो ये भी सही है। हमारे दोनों कथन सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है सही से। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए सही। देखिए जो जैन धर्म है इसमें जीव हिंसा को पाप माना गया है और इनका मानना है कि जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे जीवों की हत्या होती है, तो इसलिए युद्ध को वर्जित। कृषि क्योंकि पशुओं के द्वारा की जाती है और उनके साथ हिंसा की जाती है, इसीलिए इन्होंने कृषि और युद्ध दोनों को ही वर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि क्या है? अच्छा,
बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईस्वी पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है? तो जो ये 483 ईस्वी पूर्व माना गया है बुद्ध के परिनिर्वाण अर्थात जब इनकी मृत्यु हुई इस तिथि को, इसका आधार क्या है? ऑप्शन में है कैंटन रिकॉर्ड, श्रीलंका के सिंहली वृत्तांत, दीपवंश और अशोक का अरोरा लघु शिलालेख। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए कैंटन रिकॉर्ड। कैंटन रिकॉर्ड ये चीन के कैंटन लेख है और उसके आधार पर माना गया है कि गौतम बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। 21 क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था? तो जो सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद, कितने महाजनपद बताए गए हैं? तो 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे दक्षिण में कौन सा था? मत्स्य, अवंती, अस्मक या फिर चेदी। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अस्मक। और अस्मक की राजधानी क्या थी? अस्मक की राजधानी थी पाटन। पाटन भी बोला गया है या फिर इसे अब पाटन बोल लीजिए। अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, अन्य महाजनपद की, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो थी विराटनगर। अवंती की राजधानी महिष्मती। और चेदी की राजधानी क्या थी? तो वो थी सोत्तिवती। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? तो कालाशोक जो मगध शासक रहे हैं, इसका पुत्र कौन नहीं था? इसके लिए आप ऑप्शन में है कौरवर्ण, कौरव्य, नंदीवर्धन और उग्रसेन। सही आंसर क्या है आपका? उग्रसेन। तो ये जो कालाशोक है इनके 10 पुत्र हैं और इनमें से उग्रसेन इनका पुत्र नहीं था, बाकी ये सभी इसके पुत्र रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? तो जो कौशल नरेश है प्रसेनजीत, इनका मंत्री कौन नहीं था? ऑप्शन में है बंदुल, मृगधर, श्रीवृद्ध और दीर्घचारण्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंदुल। बंदुल इनके मंत्री नहीं थे। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वो थी श्रावस्ती। 24 क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में कथन दिए हैं, वो बताना है क्या सही है। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव, भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण। तो ऑप्शन सी सही है क्योंकि ये दोनों ही कथन आपके सही है। चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद इनमें से किसने नहीं किया? तो कुछ व्यक्ति यहाँ भारत से चीन में गए थे, तो उनमें से एक थे कुमारजीत, लेकिन इन्होंने कुछ बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया है। यहाँ पर कुछ और नाम दिए हैं, ये कहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया। ऑप्शन में है पुण्यत्रात, बुद्ध्यसस, धर्म्यसस और शांत रक्षित। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन डी शांत रक्षित। इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया है। और जो ये कुमारजीत है, कुमारजीत या फिर कुमारजीव, इन्होंने अश्वघोष की जीवन चरित भी लिखा था। अश्वघोष का जीवन चरित भी लिखा था और बाद में इन्हें चीन का राजगुरु भी घोषित किया गया है। चीन का राजगुरु घोषित किया गया है। तो अब आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसे चीन का राजगुरु घोषित किया गया? तो वो थे कुमारजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन में है कपिलवस्तु के पुली, पिपलीवन के मौर्य थे, पावा के मल और सुसुमार के भग। तो आपका ऑप्शन ए गलत है, कपिलवस्तु के पुली। ये गलत है क्योंकि कपिलवस्तु में कौन थे? कपिलवस्तु में थे शाक्य। और बुली कहाँ के थे? बुली थे आपके अलग कब के।
जबकि पिपली वन के मौर्य, ये बिल्कुल सही है, सुनसुमार के भक्त थे और पावा के मल थे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? तो चेटक जो थे ये, इन्होंने काशी और कौशल का एक संघ बनाया था ताकि अजातशत्रु के साथ युद्ध कर सके। तो ये इसका वर्णन कहाँ पर दिया है? आवश्यक चूर्णी, हरिवंश पुराण, आराधना कोश या फिर निर्यावली सूक्त। इसके लिए सही आंसर है आपका निर्यावली सूक्त में। और जो ये चेटक थे, देखिए इन्होंने काशी और कौशल के 18 राज्य हैं और 18 ही अलग राज्यों का अर्थात कुल मिलाकर 36 राज्यों का एक संघ बनाया था और अजातशत्रु के साथ इन्होंने संघर्ष जारी रखा। जो वैशाली है और मगध, इनके बीच वैशाली और मगध के बीच संघर्ष 16 वर्षों तक जारी रहा। अंत में किसकी विजय हुई थी? तो वो हुई थी अजातशत्रु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? ऑप्शन में है आदिनाथ, नेमिनाथ, मल्लीनाथ और पासरनाथ। तो श्वेतांबरों के अनुसार जो ये मल्लीनाथ है, ये एक महिला, जैन महिला तीर्थंकर थी। लेकिन जो दिगंबर है, श्वेतांबरों ने तो मल्लीनाथ को माना है महिला तीर्थंकर, लेकिन दिगंबरों ने इसे एक पुरुष तीर्थंकर ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुओं का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? तो जो गौतम बुद्ध है, उनके प्रति विरोधी भावनाएं रखने वाला वर्ग कौन था? पंचकौंडिन्य, सप्तनिघंट, षड्वर्गीय और चतवारी संघध्वज। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, षड्वर्गीय। देखिए संघ में भी विरोधी व्यक्ति रहते थे और उन्हीं में से ये एक वर्ग है जो बुद्ध के प्रति विरोधी था। अगर हम बात करें कि बुद्ध का पहला प्रबल विरोधी कौन था, तो वो था देवदत्त। देवदत्त के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये इनका भाई था, सौतेला भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैपुल्य सूत्र संबंधित है। तो वैपुल्य सूत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन में है जैन, हिंदू, बौद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, वैपुल्य सूत्र का संबंध है बौद्ध से। और ये एक वैपुल्य सूत्र जो है वो श्रीलंका का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप जहां बुद्ध या उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते हैं, उन्हें किस प्रकार का स्तूप कहा जाता है? तो ऑप्शन में है शारीरिक, परिभोजिका, उद्देशिका और संकल्पिता। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो एक मिनट, शारीरिक, देखिए जिन स्तूपों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार के स्तूप है। तो जो शारीरिक स्तूप है, उनमें जो शरीर के अवशेष होते हैं उन पर स्तूप बनाए जाते हैं। एक स्तूप है आपका परिभोजिका या फिर पारभौगिक। तो इसमें जो ये बुद्ध है और उनके भिक्षु, उनके द्वारा जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, उन वस्तुओं पर स्तूप बनाए जाते हैं। उद्देशिका में ये किसी उद्देश्य के लिए स्तूप बनाए गए हैं और संकल्पिता में या फिर इसको बोला जाता है पूजार्थक, जो इनके अनुयायी हैं उनके द्वारा बनाए गए स्तूप होते हैं। गिरिव्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गिरिव्रज किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन में है कौशल, मगध, अवंती और गांधार। सही आंसर है आपका मगध। ये मगध की राजधानी थी। इसके अलावा मगध की राजधानी कौन कौन सी रही है? राजगीर या फिर राजगृह, पाटलिपुत्र भी रही है। तो ये कई राजधानी है जो मगध की रही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया और पावापुरी। सही आंसर है ऑप्शन डी, पावापुरी। पावापुरी का संबंध किससे है? तो महावीर जैन से संबंधित है। अगर हम अन्य ऑप्शन देखें तो सारनाथ
यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, अर्थात इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी गणराज्य को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया। तो लिच्छवी गणराज्य को समाप्त किसने किया था, ऑप्शन में दिए हैं बिंदुसार, बिंबिसार, कालाशोक और अजातशत्रु। सही आंसर है इसका अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही लिच्छवी गणराज्य को मगध में मिलाया था। ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को क्या कहा गया है। पौराणिक कथा, दर्शन शास्त्र, धर्म मीमांसा या फिर मूर्ति पूजा। इसके लिए सही है ऑप्शन सी, धर्म मीमांसा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया। हर्यक वंश, मौर्य वंश और गुप्त राजवंश, शिशुनाग राजवंश। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश, क्योंकि गुप्त राजवंश बाद में आया था। यहाँ पर सबसे पहले जो वर्णन मिलता है हर्यक राजवंश का, इसके बाद शिशुनाग थे और उसके बाद नंदवंश था, फिर कौन था, मौर्य राजवंश रहा है, लेकिन गुप्त राजवंश बाद में आया था। बिंबिसार किस राजवंश के थे। मौर्य राजवंश, हर्यक राजवंश, नंदवंश या फिर शिशुनाग राजवंश। तो सही है ऑप्शन बी, हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो शासक है उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासक बना था और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी, तो इसीलिए इन्हें पितृहंता शासक भी बोला गया है। पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ माँ पद्मनंद को किस वर्ण से संबंधित करते हैं। तो जो पुराण है, पुराणों में बताया गया है, पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ पद्मनंद को क्या मानते हैं, ऑप्शन में वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण। तो ये मानते हैं माँ पद्मनंद को शूद्र। माँ पद्मनंद क्या है जो पुराण में वर्णित नहीं है। तो देखिए जो माँ पद्मनंद थे, इनकी उपाधि थी नंदवंश के शासक या नंदवंश के संस्थापक इन्हें कहिए। तो इनकी कुछ उपाधियां हैं, तो इनमें से एक उपाधि इनकी नहीं है। ऑप्शन में है द्वितीय परशुराम, अमित्रघात, एकरातो और सर्वशत्रांतक। तो ये जो ऑप्शन बी है अमित्रघात, ये उपाधि माँ पद्मनंद की नहीं है, बल्कि किसकी है, तो मौर्य शासक थे बिंदुसार, इन्हीं की उपाधि है, या इन्हीं को अमित्रघात भी कहा गया है। किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मल सहित 36 गणराज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया। अब ये क्वेश्चन पीछे भी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन में है कालाशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु और घनानंद। इसके लिए सही आंसर क्या आपका, अजातशत्रु। और अंत में विजय किसकी हुई थी, अजातशत्रु की ही विजय हुई थी। अंग को किस राजा के शासन में मगध में संलग्न किया गया। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें देखिए सबसे पहले अंग को ही मगध में मिलाया गया था। किसने मिलाया था, ऑप्शन में है अजातशत्रु, बृहद्रथ, बिंबिसार और उदयभद्र। सही आंसर है आपका बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ऑप्शन में है अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक और बिंदुसार। सही आंसर है अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक थे और इन्हीं के समय हुई थी पहली बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था।
ऑप्शन में है नंद राजवंश, हर्यक राजवंश, शुंग राजवंश और शिशुनाग राजवंश। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए नंद राजवंश। ये पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, क्योंकि इन्हें क्या माना गया है कि ऐसा माना गया है कि ये शूद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही? द्वितीय नगरीकरण क्यों बोला गया है? क्योंकि पहला जो नगरीकरण हुआ है वो कब हुआ था? वो हड़प्पा काल में हुआ था, और ये द्वितीय नगरीकरण है। ऑप्शन में है लौह, तांबा, चांदी और स्वर्ण। तो सही आंसर है ऑप्शन ए लौह के कारण, लौह धातु के कारण ही द्वितीय नगरीकरण संभव रहा। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख। इसके लिए सही क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी जैन। ये जैन धर्म से संबंधित है। उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनके अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो सृष्टि का निर्माण करने वाले 6 तत्व कौन कौन से हैं? इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। ये सभी 6 तत्व माने गए हैं जैन धर्म के अनुसार। 47 क्वेश्चन है आपका। बुद्धकालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन पूर्णतः भौतिकवादी माने जाते हैं? तो भौतिकवादी कौन थे? पकुदकाचायन, पूरन कश्यप, अजीत केसकम्बलिन और संजय बेल्ठीपुत्र। तो इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अजीत केसकम्बलिन जो है इन्हें भौतिकवादी माना गया है। अगर हम पकुदकाचायन की बात करें तो पकुदकाचायन ये नित्यवादी थे। कौन थे? नित्यवादी। पूरन कश्यप ये कौन थे? ये घोर अक्रियावादी थे। और संजय बेल्ठीपुत्र ये कौन थे? ये थे संध्यावादी। इन्हें संदेहवादी बोला गया है। चलिए भैया महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में क्वेश्चन है। सभी महाजनपद 16 के 16 और उनकी राजधानी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अस्मक की राजपुरा, अवंती की महिष्मती और पांचाल की काम्पिल्य। इनमें से सही क्या नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी? हमने आपको अभी बताया भी था, तो वो थी पाटन। राजपुरा किसकी थी राजधानी? तो ये थी कंबोज की। बाकी आपके सारे सही है। ये देखिए यहाँ पर दिए भी है 16 महाजनपद। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, चंपा थी अंक की, गिरिब्रज मगध की, विदेह और मिथिला वज्जी संघ की, पावा और कुशीनारा मल की थी, सुक्तिमती या फिर सोत्तिवती भी बोला गया है इसको, ये चेदी की, कौशाम्बी वत्स की, इंद्रप्रस्थ कुरु की, पांचाल की राजधानी थी आपकी काम्पिल्य और अहिच्छत्र 2 राजधानियां थी। विराटनगर किसकी है? तो ये मत्स्य की, मथुरा सूरसेन की और अस्मक की राजधानी थी आपकी पाटन। और अस्मक ही वो महाजनपद था जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अवंती की राजधानी महिष्मती और उज्जैनी, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की थी आपकी हाटक या फिर राजपुर। 49 क्वेश्चन है। उत्तर भारत में 6ठी सदी ईस्वी पूर्व हुए रूपांतरणों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? राज्य का गठन, नगरीय क्रांति, बौद्धिक आंदोलन, क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्भव। आपका सही है ऑप्शन डी क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्भव। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? ऑप्शन में है राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली और श्रावस्ती। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन सी श्रावस्ती। और प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश पाया था? तो वो थी इनकी मौसी प्रजापति। प्रजापति प्रथम महिला थी जिन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली थी। इसके बाद और कई महिलाएं हुई हैं जिनमें यशोधरा, नंदा और आम्रपाली, इन्हें भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।